क्या दोस्तों आपको पता है चीन देश को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश हमारा भारत देश कब बन जाएगा? एक देश में इच्छा मृत्यु को लेकर एक जनमत लिया गया। इस देश का नाम क्या है? हाल ही में अमेरिका में चुनाव होने वाला है, तो अमेरिका चुनाव में हमारे इंडियन वोटर्स की संख्या कितनी है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 3 नवंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, सूखने के कगार पर पहुंच गई नदियां और राज्य के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? दोस्तों, क्लाइमेट चेंजेस बोले या तो ग्लोबल वार्मिंग बोले या मानवीय गतिविधि, इनके कारण बहुत सी नदियां सूखने की कगार पर पहुंच गई है। और यहां हमें कुछ युग्म दिए गए हैं, इनमें से कौन सा युग्म गलत है वो हमें ढूंढना है। केरल में भारत पूजा नामक एक नदी है, बिल्कुल सही। कर्नाटक में काबिल नदी है, वो भी सूखने की कगार पर है। और तमिलनाडु में कावेरी पलार नदी। लेकिन मध्य प्रदेश में मुसल नदी नहीं है, यह युग्म गलत है, यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। और इसी युग्म को सही बनाना है तो मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी है, वो सूखने की कगार पर है। और मुसल नदी है वो ओडिशा में सूखने की कगार पर है। और इसीलिए यह बात भी आपको याद रख लेनी चाहिए। तो हाल ही में यह करंट अफेयर में क्यों आया? उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, कैन, राप्ती सहित अनेक नदियों में पानी घटकर नाम मात्र का रह गया है। इसी तरह के हालात हो चुके हैं और इन्हें देखकर लगता है कि अब ये नदियां अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है, यानी कि मानव हस्तक्षेप के कारण इसी तरह के हालात नदियों के हुए हैं। और केरल में भारत पूजा, कर्नाटक में काबिल, तमिलनाडु में कावेरी पलार, उड़ीसा में मुसल और मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदियां सूखने की कगार पर पहुंच गई है। कृष्णा और नर्मदा में लगभग 60% पानी कम हो चुका है। तो इसी तरह के हमारे भारत देश की नदियों के हालात हो चुके हैं। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बह रही यमुना नदी औद्योगिक कचरे और शहरी गंदगी के कारण अपना अस्तित्व खोने की कगार पर पहुंच चुकी है। तो क्या हमें इस नदियों को फिर से स्वच्छ बनाना चाहिए, या कि यहाँ जो इस तरह के हालात हुए हैं तो यहाँ हम किस तरह इसे फिर से साफ कर सकते हैं, यह हमें सोचना चाहिए। और जब मैंने यहाँ नदियों और शहरों की बात बताई है तो कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है। तो यहाँ कुछ लिस्ट में आपको बताना चाहूंगा, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। आगरा शहर यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। और आगरा शहर बोले तो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में अयोध्या जो शहर है वो सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ गंगा नदी के तट पर। और पश्चिम बंगाल में कोलकाता है वो हुगली नदी के तट पर बसा है। ओडिशा में कटक शहर महानदी के तट पर। और दिल्ली में नई दिल्ली यमुना नदी के तट पर बसा है। और असम में डिब्रूगढ़ है वो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। तो दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश में फिर से 1 महीने का लॉकडाउन लागू करने का आदेश दिया गया? दोस्तों, कोविड-19 का फिर से संक्रमण फैलना शुरू हो गया है और इसीलिए कोविड-19 के चलते एक देश में फिर से लॉकडाउन करने का ऐलान किया है उस देश के प्रधानमंत्री ने। और इमेज आपके सामने है। क्या किस देश की इमेज है आप पहचान सकते हैं? वेल डन, यह ब्रिटेन देश में। किस देश में? ब्रिटेन देश में। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यह ऐलान किया है। तो याद रखो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। और लॉकडाउन बृहस्पतिवार सुबह आधी रात से शुरू होगा और 2 दिसंबर तक चलेगा। कहां पर? ब्रिटेन देश में। और यह घोषणा की है बोरिस जॉनसन ने।
ब्रिटेन में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या फिर से 10 लाख पार करने के बाद देश में संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। और अमेरिका में भी एक नई घटना सामने आई है। दोस्तों, 1 लाख एक दिन में संक्रमित लोग, इस तरह की घटना अमेरिका में भी हुई है। तो आगे बात बताऊं तो ब्रिटेन में कोविड-19 से रोजाना 20,000 से अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं। कितने? 20,000 से अधिक लोग प्रतिदिन। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार कोरोना महामारी से आधिकारिक मौत की संख्या की दृष्टि से ब्रिटेन दुनिया का 5वां देश है, यानी कि दुनिया में सबसे अधिक मौत हुई है, ऐसे 5वें स्थान पर है ब्रिटेन देश। और ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का 47वां सदस्य देश रहा था, लेकिन हाल ही में वो बाहर हो चुका है। कब? 31 जनवरी 2020 को वो ब्रेक्जिट हो गया है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, और एक क्वेश्चन याद रखो कि किस देश की सरकार ने 50 पेंस का ब्रेक्जिट स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है? ब्रिटेन देश ने। और यहां पर उन्होंने एक ब्रेक्जिट सिक्का जारी किया। इस पर लिखा है पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रेंडशिप विथ ऑल नेशंस। और यह तारीख भी लिखी है 31 जनवरी 2020। और यहां आप देख सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन को। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सतर्कता और भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया? सतर्कता और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है सीबीआई ने, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। और सीबीआई प्रतिवर्ष एक सतर्कता जागरूकता सप्ताह भी मनाता है। और हाल ही में संपन्न हुआ। कब? 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक यह राष्ट्रीय सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। और तब भी मैंने आपको सीबीआई के बारे में बताया था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। तो देखो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2 नवंबर सीबीआई की ओर से आयोजित सतर्कता और भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। और इस सम्मेलन की थीम क्या रखी गई है? सतर्क भारत समृद्ध भारत। इस साल की यह सप्ताह की थीम रखी गई है। और सीबीआई हर साल 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और लोगों को जागरूक करना। और सीबीआई का पूरा नाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और हिंदी में कहे तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है। इसकी अपराध सिद्धि दर दोस्तों 65% से लेकर 70% तक की है, यानी कि इनके द्वारा जो केस हाथ में लिए जाते हैं उनको सॉल्व करने में उनका प्रतिशत है 65 से 70% तक। बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन, अमेरिका में भारतीय मूल के वोटरों की संख्या कितनी है? अमेरिका में चुनाव आने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप और इनके सामने बाइडेन, दोनों राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, और हमारे एक भारतीय मूल की महिला जिसका नाम क्या है? कमला हैरिस। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल की कमला हैरिस वहां उप राष्ट्रपति पद के रूप में नामांकित की गई है, तो जो बाइडेन के द्वारा। और हाल ही में यह हमारे भारत के जो वोटर है वो यहां चुनाव में एक अहम योगदान दे सकते हैं और कोई भी जीत सकता है। इसमें भारतीय वोटरों की बात करें तो वहां पर तकरीबन 19 लाख भारतीय मूल के वोटर है। बहुत ही बड़ी संख्या कही जा सकती है और यह पलड़ा भारी हो सकता है जिस पलड़े में भारतीय मूल के वोटर वोट डालते हैं। तो क्या होगा? भारतीय मूल के लोगों के लिए सबसे सम्मोहक उम्मीदवार कमला हैरिस है। यहां इमेज में देख सकते हैं कमला हैरिस जो डेमोक्रेटिक है और बाइडेन के साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए लड़ रही है। एक राष्ट्रपति और दूसरी उपराष्ट्रपति पद पर लड़ रही है। और अमेरिका में चल रहे चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों के मुताबिक 70% से भी अधिक भारतीय मतदाता बाइडेन व कमला को वोट देने का विचार कर रहे हैं। यानी कि भारतीय मूल के जो वोटर है वो हमारे भारतीय मूल की महिला को ही वोट देंगे। और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से एक शब्द गलत निकल गया जिसके कारण हमारे भारतीय वोटर नाराज भी हो सकते हैं। वो शब्द क्या था? देखो, इधर ट्रंप ने प्रदूषण की समस्या पर बोलते हुए भारत को गंदा देश बता दिया। गंदा देश बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप की जीभ फिसल गई।
और इसका नतीजा क्या आएगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अमेरिका में भारतीय मूल के 19 लाख वोटर है, 19 लाख वोटर। पांचवा क्वेश्चन, भारत में औसत डाटा खपत वर्ष 2025 तक प्रति माह प्रति उपभोक्ता कितने जीबी तक पहुंचने की संभावना है? दोस्तों, रोजाना इंटरनेट का उपयोग बढ़ रहा है और प्रति व्यक्ति प्रति माह कोई भी व्यक्ति कितना डेटा यूज करता है? इंटरनेट डेटा 2025 तक दोस्तों 25 जीबी डेटा प्रति व्यक्ति प्रति माह हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 25 जीबी। और सुर्खियों में क्या बात आई? एरिक्सन की मोबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसत डाटा खपत वर्ष 2025 तक प्रति माह प्रति उपभोक्ता 25 जीबी तक पहुंचने की संभावना है। यानी कि अधिकतर हमारे जो उपयोगकर्ता है वो मोबाइल का यूज करते हैं और मोबाइल के जरिए ही सर्फिंग इस तरह करते हैं। और यह 2025 तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 25 जीबी तक पहुंचने की संभावना है। और भारत में प्रति उपभोक्ता डाटा खपत दुनिया में हो रही खपत से भी ज्यादा है। भारत में वर्ष 2025 तक 41 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के जुड़ने की भी संभावना है। कितने? 41 करोड़ से भी अधिक यहां इंटरनेट के जरिए वो अपने मोबाइल में सर्च करते हैं। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त बाजार वाला लोकतंत्र है और यहां सभी के लिए खुला है। यानी कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है या कोई भी ऐसी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो हमारे भारत देश में आने वाली है, क्योंकि चीन में इस तरह की बहुत ही प्रतिबंध है। दोस्तों, चीन में प्रतिबंध होने की वजह से बहुत सी सॉफ्टवेयर कंपनी हमारे भारत देश में आ सकती है। और अपनी विशालता आबादी के साथ भारत सबसे बड़ा खुला डिजिटल बाजार भी बन गया है। छठा क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में वन अधिनियम को खत्म कर उसे भारतीय वन अधिनियम कर दिया गया? दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो वन अधिनियम था इसे खत्म करके भारतीय वन अधिनियम कर दिया गया है। जब धारा 370 और 35A को हटा दिया गया तो इस अधिनियम को भी अब रद्द कर दिया गया है। इनके स्थान पर भारतीय वन अधिनियम लागू कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर वन अधिनियम को खत्म कर उसे भारतीय वन अधिनियम कर दिया गया है। कश्मीर में स्थानीय लोगों के रोजगार का साधन पर्यटन, खेती व पशुपालन है। यानी कि इसी अधिनियम के जरिए वहां पर खेती करने वाले जो किसान है वो अपनी भूमि अच्छे कार्यों के लिए और रोजगारी पैदा करने हेतु कर सके, इसीलिए यह डिसीजन लिया गया। और इसीलिए इस बात का ध्यान रखा गया है कि खेती की जमीन सिर्फ किसानों को ही बेची जाए, इसी बात का ध्यान रखा गया है। और बात करते हैं जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर की एक कैपिटल को लेकर भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, वो याद रखो। कश्मीर की गर्मी वाली राजधानी यानी कि श्रीनगर को कुछ 3000 सालों पहले अशोका ने स्थापित किया था। किसने? अशोका ने स्थापित किया था श्रीनगर को तकरीबन 3000 साल पहले। और श्रीनगर का मतलब होता है क्या? लक्ष्मी का शहर। श्रीनगर का मीनिंग क्या होता है? लक्ष्मी का शहर। और दूसरी कैपिटल क्या है आपको पता है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट वर्ल्ड वुमेन 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, खास तौर पर क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और यहां हमें यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है। वर्ल्ड वुमेन 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन है वो गलत है? नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है, बिल्कुल गलत है। कोविड-19 के चलते दोस्तों नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से घटी है, यानी कि पहला है कथन वो गलत। दूसरी बात करें तो दुनिया की 50% महिलाओं के पास नौकरी नहीं है, बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है कौन सा कथन गलत है? केवल नंबर 1 का। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1। और यह रिपोर्ट सामने आई है तो इसमें क्या नई बात है? संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड वुमेन 2020 की रिपोर्ट, इसकी कुछ खास बातें मैं आपको बताऊं तो दुनिया की 50% महिलाओं के पास नौकरी नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से वैश्विक स्तर पर कामकाजी महिलाओं की स्थिति और भी खराब हुई है।
नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से घटी है, और यहां हमें कथन में तेजी से बढ़ी है इस तरह का कथन दिया गया था। और यह रिपोर्ट दो तथ्यों को उजागर कर रही है। पहला तो यह कि बीते दशकों में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी कम हो रही है, और दूसरा कोरोना महामारी के चलते उनकी हिस्सेदारी और भी कम हो गई है। इस रिपोर्ट में इस तरह की बात सामने आई है। और कोई भी देश को यदि हमें अच्छे मुकाम पर पहुंचाना है तो महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। और भारत के लिए यह चिंता का विषय, क्योंकि हमारे जो देश में ऐसा चालान है कि बहुत सी महिलाएं अपने घर के कामकाज से ही फ्री नहीं हो पाती, और इसीलिए वो अपने जीवन में इसी तरह के काम करती रहती है। भारत में महिलाओं की श्रम बाजार में भागीदारी लगातार गिर रही है। 2004 से 2005 से शुरू करें और 2011-12 तक के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में 96 लाख महिलाओं ने श्रम शक्ति को छोड़ा है। कितने? 96 लाख महिलाओं ने श्रम शक्ति को छोड़ा। और भारत में महिलाओं की रोजगार में उपस्थिति 2017-18 में 23.5% थी। कितनी? 23.5% ऐसी महिला जो यहां किसी भी काम से वो जुटी है। और बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी रिपोर्ट की, तो यूनाइटेड नेशंस जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है, जिसके वर्तमान सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश है। सबसे नए सदस्य देश है मॉन्टेनिग्रो, और जिसको 28 जून 2006 को सदस्य बनाया गया। ओके, 8वां क्वेश्चन, आईएमडी अनुसार मानसून की सामान्य वापसी की तारीख कौन सी थी? दोस्तों, आमतौर पर हमारे भारत देश में मानसून की वापसी होती थी 15 अक्टूबर को, लेकिन इस साल बहुत ही देर से मानसून की वापसी हुई है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 15 अक्टूबर। यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? तो वर्ष 2020 में आईएमडी ने भारत में मानसून की शुरुआत और वापसी की तारीखों का एक लंबा संशोधन किया, और इस गणना के अनुसार मानसून की सामान्य वापसी की तारीख 15 अक्टूबर थी। हालांकि इस साल वापसी में बेहद ही देरी हुई है, और यह बात बताई है भारत मौसम विज्ञान विभाग ने, यानी कि इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो कई बार एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। आईएमडी पूरा नाम है इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हिंदी में कहे तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। और भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में कोलकाता में हुई, और इसके साथ मुख्यालय कहां पर स्थित था? कोलकाता में। लेकिन बाद में इसे 1905 में शिमला, 1928 में पुणे, और फिर 1944 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया इसका हेडक्वार्टर। 9वां क्वेश्चन, भारत में कब तक चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा? भारत चीन को पछाड़कर 2027 तक, कब? 2027 तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ष 2027। और यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया, लेकिन भारत इसकी सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विश्व के ऐसे बहुत से देश है जिसकी आबादी कई गुना अधिक है, फिर भी हमारे भारत देश को सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं बनाया जाता। तो इस तरह के हाल ही में जो सामने इश्यू आया है, उसी बात को लेकर यह क्वेश्चन मैंने सेट किया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जहां 91.1 करोड़ मतदाता है, जिनमें से 60 करोड़ ने पिछले साल हुए आम चुनाव में मतदान किया था, ऐसे हमारे भारत देश को यहां स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। और भारत में दुनिया की 18% आबादी वास करती है, और वर्ष 2027 में वह चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी बन जाएगा। अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति के लिहाज से भी भारत विश्व के शीर्ष 5 देशों में शुमार है। साथ ही वह संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य और उन 26 देशों में से एक है जिसने 1942 की पहली कॉन्फ्रेंस में हस्ताक्षर किए थे। यानी कि फिर भी भारत में को यहां जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। यूएन घोषणा पत्र का अनुच्छेद 108 और 109 भी घोर
अलोकतांत्रिक है। यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस अनुच्छेद को लेकर अपनी आपत्ति जताई। क्यों? इस अनुच्छेद सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को राजनीति करने और सुधारों की राह अवरुद्ध करने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस का जो घोषणा पत्र है इसका यह अनुच्छेद 108, 109 वो हटा देना चाहिए और इसके स्थान पर कुछ नए प्रावधान करने चाहिए। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट किसने जारी की? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है विश्व बैंक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्व बैंक। और उन्होंने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की तो इस रिपोर्ट में क्या बात सामने आई? विदेश से अपने देश में पैसे भेजने वाले के मामले में भारतीय एक बार फिर से सबसे आगे रहे हैं। यानी कि हमारे भारतीय मूल के बहुत से नागरिक हैं वो विदेश में वसवाट करते हैं और हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए वो वहां से धन भेजते हैं हमारे भारत देश में, और इस मामले में हमारा भारत देश एक बार फिर से टॉप पर है। लेकिन कोविड-19 के कारण भारत का प्रेषण 2020 में 9% की गिरावट के साथ 76 बिलियन यूएस डॉलर पर पहुंच गया। यानी कि कोविड-19 के कारण जो विदेश से धन प्राप्त हमारे देश को होता था इसमें काफी गिरावट आई है, 9% तक की गिरावट आई है। और माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ प्रवासी कामगारों के संदर्भ में विश्व बैंक द्वारा तैयार की जाने वाली एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इससे विश्व बैंक की प्रमुख अनुसंधान शाखा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की माइग्रेशन एंड रेमिटेंस यूनिट के द्वारा तैयार किया जाता है और इस रिपोर्ट को हर वर्ष में 2 बार तैयार किया जाता है। एक साल में 2 बार यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। 11वां क्वेश्चन, यंग एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम का शुभारंभ किसने किया? यंग एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम का शुभारंभ किया है इस लोगों ने। यहां किसका लोगो है? तमिलनाडु का। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। और युवा अधिवक्ता कल्याण कोष, इंग्लिश में कहे तो यंग एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम। तो इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? एक नए वकीलों को 2 साल के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना जो लॉ कॉलेज से अभी निकले हैं। यानी कि जो भी कोई नए एडवोकेट है वो लॉ कॉलेज से अभी बाहर हुए हैं, उनको सेट होने में 2-3 साल लगेंगे और इसीलिए उन्हें 3,000 रुपये प्रति मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तमिलनाडु की ओर से। और यहां बात करते हैं तमिलनाडु की, तो सामान्य रूप से लॉ कॉलेज के एक फ्रेशर को बार काउंसिल में पंजीकरण के रूप में अदालत में एक वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू करने में 3 से 4 साल लगते हैं और 3 से 4 साल तक के लिए उनकी जो आय है वो नहीं मिल पाती और इसीलिए तमिलनाडु ने यह कदम उठाया। तमिलनाडु की कैपिटल का नाम क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है ई पलानीसामी। तमिलनाडु का प्रमुख भोजन क्या है? चावल। लोकप्रिय और प्रसिद्ध नृत्य क्या है तमिलनाडु का? भरतनाट्यम। और मीनाक्षी मंदिर का मुख्य आकर्षण क्या है? ऊंचे गोपुरम। ऊंचे गोपुरम। और यहां देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल से सटा हुआ है यह तमिलनाडु। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के लोग जनमत संग्रह में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के लिए सहमत हुए? दोस्तों, एक देश में हाल ही में इच्छा मृत्यु को लेकर जनमत संग्रह किया गया। तकरीबन 65% लोगों ने इसके फेवर में वोटिंग किया और इस देश का नाम है न्यूजीलैंड, जहां हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी जेसिंडा अर्डन। तो उन्होंने यह रास्ता साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में इच्छा मृत्यु को लेकर वहां एक कानून बनेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के लोगों ने यूथेनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के लिए भारी समर्थन दिया है। इस मुद्दे पर 17 अक्टूबर को हुए मतदान के शुरुआती नतीजे बता रहे हैं कि 65% से ज्यादा लोग इच्छा मृत्यु का अधिकार चाहते हैं। कितने? 65% लोग ऐसा चाहते हैं इच्छा मृत्यु को लेकर। और इच्छा मृत्यु पर जनमत संग्रह देश के आम चुनाव के साथ साथ ही कर लिया गया था और जेसिंडा अर्डन वहां की प्रधानमंत्री बनी। तो इच्छा मृत्यु को सबसे पहले किस देश में वैध बनाया गया?
नीदरलैंड में। किस देश में? नीदरलैंड में इच्छा मृत्यु को लेकर सबसे पहले एक कानून बनाया गया 2002 में। इसके तुरंत बाद उसी साल बेल्जियम में भी इसे कानून घोषित कर दिया गया। 2008 में लग्जमबर्ग, 2015 में कोलंबिया और 2016 में कनाडा ने भी इसे कानून का रूप दे दिया है और अब कानून का रूप देने जा रहा है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन याद रखो, निम्न में से कौन दूसरी बार न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी? जेसिंडा अर्डन, इमेज में आप देख सकते हैं। और जेसिंडा अर्डन बोले तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री। जेसिंडा अर्डन किस पार्टी से जुड़ी हुई है? लेबर पार्टी से जुड़ी हुई है। और न्यूजीलैंड की कैपिटल का नाम है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। और यहां आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से यहां दूर थोड़े यहां पर है दोस्तों यह न्यूजीलैंड देश। 13वां क्वेश्चन, 3 से 6 नवंबर तक मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण कहां आयोजित किया जाएगा? 3 नवंबर यानी कि आज से 6 नवंबर तक मालाबार नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाने वाला है, इसका पहला चरण। और यह आयोजित किया जा रहा है विशाखापत्तनम तट से बंगाल की खाड़ी में। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम तट से बंगाल की खाड़ी में यह मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण आयोजित किया जा रहा है। और बात क्या है, इसमें कौन कौन से देश हिस्सा लेंगे? इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया इसमें पहली बार हिस्सा ले रहा है। मालाबार नौसेना अभ्यास पहली बार 1992 में एक द्विपक्षीय भारतीय नौसेना संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना ड्रिल के रूप में शुरू हुआ था। यानी कि पहले 2 देश थे, एक अमेरिका और दूसरा हमारा भारत देश। और 2015 में जापान इसे नौसैनिक अभ्यास में शामिल हुआ। यानी कि जापान 2015 में शामिल हुआ तो देश बन गए 3। लेकिन 2020 में ऑस्ट्रेलिया पहली बार इस संयुक्त समुद्री अभ्यास में भाग ले रहा है। अब देश बन गए हैं मालाबार अभ्यास के 4 देश। और अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, येलो डस्ट निम्न में से किस देश में श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनती है? येलो डस्ट चीन और मंगोलिया से उत्तर कोरिया में आती है और यहां श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनती है। और अधिकारियों ने आपत्ति जताई है कि यह जो येलो डस्ट है इनकी वजह से कोरोना का संक्रमण भी उत्तर कोरिया में फैल सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था उत्तर कोरिया। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। उनके कुछ नाम लेना चाहूंगा, वो है करिश्मा पहुंचिया, राजेश कटारा, सदीक दीवान, विजय कांट मिश्रा। वो दोस्तों पहली बार आंसर दे रहे हैं और वो होरास से है। और नितेश क्रिएट वर्ल्ड नामक एक सब्सक्राइबर फ्रेंड, आपका आंसर बिल्कुल सही। ठाकुर महेश, तुषार ओझा ने इस क्वेश्चन के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया, वेरी गुड। आर के दबंग, और उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा। कमलेश डोडिया, करमेल पारगी ऑफिशियल नामक एक नया सब्सक्राइबर फ्रेंड हमारे साथ जुड़ चुका है, आपका भी हमारे इस चैनल में स्वागत। आशीष राउत ने इसके बारे में डिटेल में बताया। ओगानिया उत्तम, SM राठौड़, भावना रोहित फ्रॉम नडियाद, राजवीर कनोजे, उन्होंने भी इस क्वेश्चन के बारे में बहुत ही बढ़िया और डिटेल में बताया है, वेल डन। रेखा नीनामा, नंदनी आसोदरिया, यूथ ट्यूनिंग, यह हमारा नया सब्सक्राइबर फ्रेंड हमारे साथ जुड़ चुका है, यूथ ट्यूनिंग, आपका आंसर बिल्कुल सही। प्रवीण जाला, मुकेश मिठापरा, गढ़ेश्वरी इन्फोटेक, वो भी हमारे साथ नए जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और अंगारी सुमा ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहा पैलागोर्निथिड्स क्या है? सुर्खियों में रहा यह पैलागोर्निथिड्स क्या है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। कल इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, पैलागोर्निथिड्स आखिर है क्या? आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और यदि कल का वीडियो देखा है तो आंसर तो पता ही होगा, तो आंसर लिखिए, एक बार लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नई करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।